यार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक को समझने वाले हैं, दैट इज एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। क्या गवर्नमेंट एनजीओ के फंड्स को कंट्रोल कर रही है? क्या फॉरेन फंडिंग देश के इंटरनल मैटर्स को इन्फ्लुएंस कर रही है? अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये वीडियो समझना चाहते हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स का एफसीआरए अमेंडमेंट बिल टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द कोर इथोज ऑफ एफसीआरए? एफसीआरए आया क्यों? क्या इसकी हिस्ट्री थी? किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में ये एफसीआरए एक्ट को लाया गया? एनजीओज क्या होते हैं? एनजीओ कैसे अपना काम करती है? एनजीओ को किस किस एरिया में जो है इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है? वो सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी फीड्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पे आप और आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी के लिए, और उनके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर कंटेंट मैं अपने थ्रू जो है इस चैनल के माध्यम से आपको भेजने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को समझते हैं। एफसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है? एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक। इसका पहला वर्जन 1976 के टाइम पे आया हुआ था, जब देश में, ये समय याद करिएगा 1976, ये वही समय था जब देश में इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे। एप्रीहेंशन क्या था उस टाइम? गवर्नमेंट को देखो ये कंसर्न था कि फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है ना, जो फॉरेन कंट्रीज के थ्रू हमारी कंट्रीज में आ रहा है, वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक। इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन किसके थ्रू? एनजीओज के थ्रू, इंडिविजुअल एसोसिएशंस के थ्रू और इंडिविजुअल ग्रुप के थ्रू, ठीक। मैंने बोला इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओ, इंडिविजुअल एसोसिएशन और ग्रुप, ये इंडिपेंडेंटली जो है गवर्नमेंट से काम करते हैं, और जो इनके थ्रू जो है फॉरेन से पैसा आ रहा था और इंडिया के जो है अफेयर्स में जो ये पैसा एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था। फिर उसके बाद क्योंकि जो एफसीआरए जो 1976 था, उसका एम ये था कि हमें फॉरेन फंडिंग्स को रेगुलेट करना है, इंश्योर करना कि कोई भी फॉरेन पैसा देश के इंटरनल अफेयर्स को डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद इस लॉ को स्ट्रेंथन करने के लिए 2010 में एक नया एफसीआरए लॉ लाया गया, एफसीआरए 2010, ठीक। इस एफसीआरए 2010 को यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे लाया गया। उसमें क्या बोला गया कि हमें लॉ को कंसोलिडेट करना है। अगर आप फॉरेन फंड्स को यूज करना चाहते हैं और उस एक्टिविटीज को हमें रोकना है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ना हो, ये 2010 में अमेंडमेंट किया गया एफसीआरए में, ठीक। इसके थ्रू क्या बोला गया कि भाई एनजीओज को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसके थ्रू? 2010 में, कि जो भी एनजीओज है उनको जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पहली बार कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोला गया। सेकंड ये बोला गया प्रोविजन कि जो भी फॉरेन फंड्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। थर्ड ये बोला गया कि गवर्नमेंट को मॉनिटरिंग पावर दी गई, ठीक। जो भी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उसको मॉनिटरिंग पावर दी गई जब ये 2010 में आया। उसके बाद फोर्थ में क्या बोला कि हर एनजीओ को अपने फंड का अकाउंट मेंटेन करना होता है। ये कब आया? 2010 में आया गया। इसके बाद 2010 में जो क्या बोला गया कि एनजीओ, सिमिलर एसोसिएशन और इंडिविजुअल, इनको क्या करना है भाई? मैंने वही बताया कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन या परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है आपके, है ना, किस किस में? अगर कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल और रिलीजियस पर्पज, अगर इन सारे 5 पर्पजों के अंदर आपके कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं फॉरेन से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफसीआरए 2010 में जो अमेंडमेंट किया गया, जो भी लॉ बनाया गया, उसके लिए जो है आपको रजिस्ट्रेशन, अपने एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप इन 5 चीज़ों के अंदर जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन बनाते हैं। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो 5 जो है एरिया ऑफ सेगमेंट्स क्या थे। तो यही 5 सेगमेंट थे। पहला कल्चरल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा एजुकेशनल, चौथा सोशल एंड 5वां रिलीजियस पर्पज। मेंस के लिए डेटा डाल लेते हैं। देखो मेंस के लिए डेटा ये है कि 16,000 एसोसिएशन अप्रॉक्सीमेटली करंटली अभी जो है रजिस्टर्ड है इंडिया में जो है, ठीक। और जो है 22,000 करोड़ जो है एनुअली जो है फॉरेन फंडिंग जो है आ रही है इन 16,000 एसोसिएशन से। तो उसके बाद एफसीआरए 2010 जिसने एक बाध्यकारी बनाया कि भैया आप जितने सारे इंडिविजुअल एसोसिएशन, एनजीओ और जो है ग्रुप्स, ये लोग जो काम कर रहे हो, आपको पहले बात परमिशन या रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अभी हमने कुछ देर पहले देखा, इनको 3 बार अमेंड किया गया, 2016 में, 2018 में और 2020 में। उसके बाद 2020 का जो है मेजर अमेंडमेंट माना जाता है, क्योंकि इसने जो है गवर्नमेंट को टाइटर कंट्रोल दिया किस पे? जो भी फॉरेन फंडिंग आ रही होती है और जो फॉरेन फंडिंग यूटिलाइज करी जा रही होती है, ठीक, एनजीओ के द्वारा, उस पर गवर्नमेंट ने जो है टाइटर कंट्रोल और अपना टाइट किया। क्या था कि भैया एनजीओ सब ग्रांट नहीं दे सकते दूसरे एनजीओ को। पहला ये बोला गया कि सब ग्रांट नहीं दे सकता एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को, पहला। सेकंड क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लिमिट किया गया कि भैया आपको सिर्फ 20% जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। इसके ऊपर जो है अगर आपके जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिखाया गया तो आपके रजिस्ट्रेशन या परमिशन को जो है कैंसिल किया जा सकता है। थर्ड इसने क्या बोला? थर्ड इसने ये बोला कि जो आपका अकाउंट होगा वो एसबीआई दिल्ली ब्रांच में ही होगा, ही ओपन होगा, उसको कंपलसरी किया गया। चौथा क्या बोला गया? चौथा ये बोला गया कि जो भी आधार कार्ड है उसको मैंडेटरी किया गया ऑफिशियल्स के लिए। तो 2020 का जो ये अमेंडमेंट था, इसने गवर्नमेंट को एनजीओ के ऊपर एक टाइटर कंट्रोल दिया। ये सब स्टेप क्यों लाए गए? ये सब स्टेप इस वजह से लाए गए ताकि जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों जो है इंक्रीज हो। किस एरिया में? एनजीओ जो है फॉरेन फंडिंग जो लेके आ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि व्हाट इज एनजीओ। देखो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है जो बिना डायरेक्ट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज के जो है फंक्शन करती है। इनका प्राइमरी फोकस क्या होता है कि भाई सोसाइटी को सर्व करना है डिफरेंट एरिया में। वो एरियाज हो सकते हैं हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट या अदर कम्युनिटी ड्रिवन एरिया, ठीक। ये एनजीओ का मेजर फोकस होता है इन सारे सेगमेंट्स में काम करने के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स क्या गया? प्रॉब्लम्स ये हुआ कि जो नया जिस पे अभी हीटेड डिबेट हो रही है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई गवर्नमेंट ने टाइटर कंट्रोल 2020 में लाएगा, लेकिन अभी 2026 में गवर्नमेंट और टाइटर कंट्रोल
लेके आना चाहती है। तो इसमें जो अब एफसीआरए में जो अमेंडमेंट किया गया, हमने पढ़ा एफसीआरए में 2010 में कब कब अमेंडमेंट किया गया, 16 में, 18 में और 20 में। अब 26 में क्या अमेंडमेंट किया गया? देखो 26 में जो है अमेंडमेंट ये किया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया। ये याद रखना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या बनाया भैया? इस डेजिग्नेटेड मतलब अगर किसी एनजीओ ऑब्लिक एसोसिएशन का फॉरेन रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया गया कि भैया जो भी एफसीआरए है, ताकि उसके फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, फॉरेन फंडिंग को कंट्रोल किया जाए। और ये क्या था कि जो एग्जिस्टिंग लॉ था उसमें जो है कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था। इसके पहले जो वाला लॉ था उसमें कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट कैसे करना है। तो अब गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट करने के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अपॉइंट करेगी। इनका रोल क्या होगा? इनका रोल ये होगा कि जो भी फॉरेन फंड्स और एसेट आएंगे, ठीक है, देखो एम एफसीआरए का एम क्या था कि फॉरेन फंडिंग को हमें क्या करना था? रेगुलेट करना था। और ये प्रॉब्लम क्या थी कि भाई जो एग्जिस्टिंग लॉ थे, जो हमारे लॉ अभी एग्जिस्ट कर रहे थे, उसमें कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था कि कैसे जो है फॉरेन फंड को रेगुलेट करना है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही थी? उससे प्रॉब्लम आ रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन हो रहा था, मिसयूज का चांसेस हो रहा था, डिफरेंट एजेंसीज अपना डिफरेंट एक्शन ले रही थी। ये एक बहुत बड़ा जो है कोर इथोज में फॉल्ट था एनजीओज के जो है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एफसीआरए 2026 का जो अमेंडमेंट लाया गया, उसमें गवर्नमेंट ने डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्रिएट कर दी। अब इन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का काम क्या होगा, रोल क्या होगा? भैया मैंने बोला कि एग्जिस्टिंग जो भी चल रहा था एफसीआरए, उसमें फॉरेन फंड्स के रेगुलेट्स को करने के लिए जो है एक क्लियर फ्रेमवर्क नहीं था। तो गवर्नमेंट अब बोली कि जो भी जितने भी फॉरेन फंड्स और एसेट होंगे उसको मॉनिटर कौन करेगा? यही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी करेगी। जितने भी एसेट को सीज किया जाएगा उसको जो है मैनेज कौन करेगा? यही डेजिग्नेटेड अथॉरिटी करेगी। क्लियर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेगी। ठीक, कौन? ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे मान लो जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव, अर्लियर में क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन का मतलब कि अलग अलग रूल्स है ना, वो क्लियर नहीं होते, ऑफिशियल को समझ नहीं आता था कि करना क्या है। इससे क्या रिजल्ट हुआ कि भाई सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। अर्लियर क्या होता है कि चांसेस ऑफ मिसयूज, लेकिन अब डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होने पे क्या करेगी कि जब पहले मॉनिटरिंग वीक हुआ करते थे, लोग रूल्स का गलत इस्तेमाल करते थे, फॉरेन फंड्स का मिसयूज हो सकता था, तो वो जो चांसेस ऑफ मिसयूज होंगे फॉरेन फंड्स का, उसको जो है ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वॉच करेगी पर्टिकुलरली। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, अब इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जिसपे जो है कोर प्रोविजन क्या था, जिसपे जो है हीटेड डिबेट चल रही थी। देखो प्रॉब्लम ये थी, इस बिल ने प्रपोज किया कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल टेक ओवर, सुपरवाइज, मैनेज फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड एसेट ऑफ एन एसोसिएशन इन द केस फॉरेन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल, सरेंडर्ड, अदरवाइज एरिया। मतलब अगर किसी एनजीओ का या एसोसिएशन का फॉरेन एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन हुआ या परमिशन लिया या उसने रजिस्ट्रेशन कराया, अगर वो कैंसिल हो जाए, सरेंडर हो जाए, कैंसिल, सरेंडर या एक्सपायर हो जाए, ये तीनों के केस में, ठीक, तब एक जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जिसे गवर्नमेंट ने 2026 के तहत क्रिएट किया, उस वो क्या करेगी? फॉरेन जो भी फॉरेन फंड है और जो एसेट है उसको टेक ओवर, मैनेज और सुपरवाइज करेगी। ठीक, याद रखना कि जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी? फॉरेन फंड प्लस एसेट को टेक ओवर, मैनेज और सुपरविजन उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या है? बिल एड्स दैट ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी डीम्ड टू बी सीज, कि भाई कब रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आपका सीज होगा, इनवैलिड माना जाएगा। कब? अगर आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। ठीक, आपका रिन्यूअल रिजेक्ट हो गया, डिनाई कर दिया गया। आपको रिन्यूअल, आप जैसे ही आपके एनजीओ का लाइसेंस मान लो एक्सपायर हो रहा है, आपने उसके पहले, एक्सपायरी से पहले रिन्यूअल नहीं कराया, तो आपका जो है एनजीओ जो है इनवैलिड माना जाएगा और वो सीज फंक्शन उसका सीज हो जाएगा। तो इस केस में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मैंने बताया क्या करेगी? भाई एसेट को टेक ओवर कर लेगी, मैनेज करेगी और सुपरवाइज करेगी। उसके बाद जो भी फंड होगा, अब उसके बाद फंड्स का क्या होगा? देखो केस 1, द बिल ऑल्सो सेड दैट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी विल रिटर्न द अनयूटिलाइज्ड फंड ऑब्लिक और एसेट वन द एसोसिएशन और इंडिविजुअल रिन्यूड एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और इशूड अ फ्रेश वन। देखो केस क्या, केस ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली सीज या माना जाएगा, ये मैंने कंडीशन बता दी। अगर एनजीओ बाद में रिकवर कर लेता है, अगर एनजीओ को रिन्यूअल मिल जाए या फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिल जाए, तो जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, जो भी उसके अनयूटिलाइज्ड फंड होंगे और एसेट होंगे, उसको वापस कर देंगे। ये इसका मतलब था। ठीक, उसके बाद केस 2 में क्या है? देखो ये सारे का एक इथोज क्या था मैं बता दे रहा हूँ। केस 2 में अगर एनजीओ फेल हो जाता है, ठीक, एनजीओ फेल हो जाता है तो परमानेंट टेक ओवर हो जाएगा। ठीक, एनजीओ अगर फेल हो जाए, देखो इसमें लिखा इफ द पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन अ फ्रेश रजिस्ट्रेशन और गेट द रजिस्ट्रेशन रिन्यूड और रिस्टोर्ड विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, वो तो हमने पहले केस 1 में देख लिया था। केस 2 में क्या करा है? इन सच केसेस द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में ट्रांसफर सच एसेट टू मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अथॉरिटी और एजेंसी टू द सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। कब? अगर एनजीओ जो है वो प्रिस्क्राइब टाइम में रिन्यूअल ऑब्लिक फ्रेश रजिस्ट्रेशन उसको नहीं मिलता है, एनजीओ डिफंक्ट या बैन कर दिया जाता है, तो अथॉरिटी उस फंड या एसेट को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी को ट्रांसफर कर सकती है या एसेट को सेल भी कर सकती है। ये केस 2 हो गया, है ना। केस 2 में तीनों चीजें हैं कि भाई फंड या एसेट को सेल भी किया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन, देखो स्पेशल प्रोविजन क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन बोलता है कि अगर मान लो एसेट एक रिलीजियस प्लेस है, चर्च हो, है ना, तो उस अथॉरिटी जो है, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, किसी भी पर्सन को मैनेजमेंट दे सकती है, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि रिलीजियस कैरेक्टर उसका मेंटेन होना चाहिए। मतलब चर्च है तो चर्च होना चाहिए, मंदिर है तो मंदिर होना चाहिए, गुरुद्वारा है गुरुद्वारा होना चाहिए। ठीक, तो ये सेंसिटिव क्लॉज है, यूपीएससी के मेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। क्रिटिसिज्म क्या हुआ? कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुई कि कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का कंसर्न ये था, इनका कंसर्न ये था कि बिल क्या कह रहा है? एनजीओ की ऑपरेशनल सर्वाइवल को थ्रेट कर रहा है।
इनका कहना है कि भाई जो भी एनजीओ ऑपरेट कर रहे हैं उसके सर्वाइवल को थ्रेट कर रहे हैं। माइनॉरिटी प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जा रही है। सोशल एजुकेशनल चैरिटेबल वर्क जो है इससे अफेक्ट हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? देखो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है यहाँ पे कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ में जो भी ऑपरेशनल और लीगल गैप्स थे, स्पेशली कौन से केसेस में जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, सरेंडर हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, सरेंडर हो रहा है और एक्सपायर हो रहा है, ठीक, तो इसमें होने पर फंड और एसेट का क्लियर मैकेनिज्म नहीं था। गवर्नमेंट का ये कहना था। इसलिए अमेंडमेंट का एम क्या था कि हम क्या करेंगे, बेटर रेगुलेट करेंगे और मिसयूज को कंट्रोल करेंगे, मिसयूज को कंट्रोल करेंगे, ठीक। उसके बाद नित्यानंद राय साहब क्या बोले हैं? नित्यानंद राय साहब बोले हैं कि दिस बिल इज डेंजरस फॉर दोज हु विल हैव इल इंटेंशन फॉर दोज हु वांट टू कैरी आवर फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन यूजिंग फॉरेन फंडिंग। मतलब बिल उनके लिए डेंजरस है जो फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करते हैं, स्पेशली जो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स करते हैं, ठीक, इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, उनके लिए जो है ये बिल जो है डेंजरस हो सकता है। गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है भाई? गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि हमको नेशनल सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो भी फंड्स के मिसयूज हो रहे हैं उस पर कंट्रोल रखना है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, नेशनल सिक्योरिटी को और इनहेंस करना है। अपोजिशन का क्या कंसर्न है? देखो अपोजिशन के स्टैंड को भी हम यहाँ पे देखेंगे। अपोजिशन क्या कर रहे हैं? अपोजिशन का स्टैंड ये है कि इनडायरेक्ट कैंसिलेशन रिस्क, मतलब अगर रिन्यूअल डिले हो जाए, ठीक, पिनरई विजयन जो है, जो कि केरलम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, उन्होंने ये बोला कि अगर रिन्यूअल कोई भी एनजीओ का रिन्यूअल डिले हो जाए या रिजेक्ट हो जाए तो उस केस में रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली सीज हो जाएगा और एसेट जो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के कंट्रोल में चला जाएगा, ठीक। और इससे क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का रिस्क होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिले का रिस्क हो जाएगा। तो खैर अगर आप देखेंगे तो ये बातें थोड़ी हद तक जायज़ है। मान लो वो पर्टिकुलर पोर्टल में टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, टेक्निकल ग्लिच आ जाए, जिसकी वजह से पोर्टल काम नहीं कर रहा और उसको रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं मिल रहा है ना, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है रजिस्ट्रेशन का, मान लो वो विंडो 20 दिन के लिए ओपन में, उसके अंदर जो है रिन्यूअल के लिए डिले हो जाए टेक्निकल ग्लिचेस आने पे या टेक्निकल फॉल्ट आने पे, तो वहाँ पे एक पॉइंट बनता है केरला फैक्टर का, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट अगर एप्लीकेशन प्रोसेस डिले करे तो एनजीओ की गलती तो नहीं होगी, ठीक, फिर भी उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो सकता है। ये पिनरई विजयन ने ये पॉइंट नोट किया और प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा। इससे क्या होगा? इनडायरेक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म बन सकता है, ठीक। एनजीओ की ऑटोनॉमी थ्रेट की भी बात करी गई। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो है जो पब्लिक के कॉज के लिए काम करे, पब्लिक के हेल्थ के लिए काम करे, एजुकेशन के लिए काम करे, इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, भाई वो अपना फंड लूज करेंगे तो काम कैसे करेंगे? और एसेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा तो जिसकी वजह से उनकी पब्लिक एफिशिएंसी कमजोर हो जाएगी, ठीक। रिजल्ट क्या होगा भाई? ऑपरेशनल अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा। उसके बाद एनजीओ में एक फियर भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। एनजीओ में क्या होगा कि एक फियर भी क्रिएट हो सकता है। अब इसके बाद जो है केरला के इलेक्शन का कंट्रोवर्सी की एक टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि केरला का इलेक्शन जो है 9 अप्रैल को है और ये इशू बन गया है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन टूल्स का, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें थी एफसीआरए को लेके कि एफसीआरए में क्या अमेंडमेंट किया गया, एफसीआरए में जो है क्या नाम से कि 2020 में टाइटर कंट्रोल्स में क्या क्या टर्म्स बताया गया, 2026 में गवर्नमेंट क्या और कंट्रोल इनके ऊपर लेके आना चाहते थे। अब यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। अब इसमें पहला ऑप्शन है कि एफसीआरए इज ए लॉ दैट रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। भाई क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? पहला पढ़िए। सेकंड क्या बोला? द लॉ मैंडेट दैट ऑल एनजीओ रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर द एफसीआरए एंड इट रजिस्ट्रेशन इज इनिशियली वैलिड फॉर 5 years and can be renewed subsequently if they complied with all norms. Okay. FCRA requires all individuals, association and company that receive foreign contribution to register with government of India. ये तो पक्का सही है जो हमने अभी पिछली बात करी। उसके बाद पहला ऑप्शन पढ़िए कि एफसीआरए ये एक लॉ है जो कि फॉरेन कैपिटल के इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है। नहीं, एफसीआरए वो लॉ है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आता है, जो उसका रिसिप्ट होता है और उसका जो यूटिलाइजेशन होता है, जो भी फॉरेन फंडिंग का रिसिप्ट और यूटिलाइजेशन, उसको जो है क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वाला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 और 3। सेकंड ऑप्शन क्या बना कि सारे एनजीओ को रजिस्टर करना होगा एफसीआरए के तहत और रजिस्ट्रेशन जो है इनिशियली 5 साल के लिए जो है वैलिड होगा और इसको भी रिन्यू कराया जाएगा अगर वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा कि आप एनजीओ के जो अभी गवर्नमेंट ने एफसीआरए 2026 की बिल लेके आई है, आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट सही स्टेप में आगे बढ़ रही है? क्या नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमें जो है 2026 में जो अमेंडमेंट लाया गया उसमें और टाइटर कंट्रोल चाहिए? क्या गवर्नमेंट ने जितने अभी टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बना के, वो एक सही दिशा में जा रहा है? आप अपनी राय हमें इस यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।